हे गाइस, गुड मॉर्निंग। हाय बाजे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास में हम लोग देखेंगे न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग यानी न्यूटन का शीतलन नियम। और इस टॉपिक से रिलेटेड आगे जैसे थर्मोडायनेमिक्स का लॉ वगैरह है वो चीज देखेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब टॉपिक आज हम लोग देखने जा रहे हैं। इससे पहले जो कल का क्लास हुआ था उसमें हम लोग लगभग, आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे देखेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ हीट तक हम लोग कंप्लीट किए थे। तो यहां तक आपको पढ़ कर आना था, ठीक है, यहां तक आपको पढ़ कर आना था। और आज हम लोग जो बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग से स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो आज का सेशन आपको देखना जरूरी है। और कल का सेशन जो नहीं देखे वो भी सेशन देख लें, यानी जो हीट है उष्मा का हम लोग दो दो क्लासेज में ये चैप्टर को फुल कवर कर रहे हैं। और तीसरा क्लासेज होगा, यानी कल का जो क्लासेज होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो क्लासेज होगा क्वेश्चन का। उसमें हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, एक से एक बढ़कर न्यूमेरिकल देखेंगे यार। तो सबसे पहले थ्योरी तो कंप्लीट होना चाहिए तब ना। आज पीडीएफ मिल जाएगा पेड वाले बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ मिलने के बाद घर पे बैठकर पढ़ लेना यार, ठीक है, ईमानदारी पूर्वक पढ़कर कल के क्लास करने आना, तभी आपसे बनेगा क्वेश्चन। नहीं तो क्वेश्चन बनाने में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगा। मैं आपको रिलेट करवाऊंगा, क्वेश्चन रिलेट करवाऊंगा थ्योरी से, तो थ्योरी तो पढ़ा होना चाहिए तब ना समझ में आएगा कि कहां से क्वेश्चन आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग को बहुत ज्यादा कवर करना है, आज हम लोग के चैप्टर को फिनिश करना है। तो आपको कंसंट्रेट होकर पढ़ना है, बिल्कुल सीरियस होकर, ठीक है। आज कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, हम भी पूरा सीरियस होकर आज एकदम बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस नहीं। आज आपको ये चैप्टर एकदम एनी हाउ कवर करते हुए चलना है, यानी कवर कर लेना है। अगर शांति से पढ़ाई कीजिएगा तो चैप्टर बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। अगर आप लोग डिस्टर्बेंस कीजिएगा तो चैप्टर थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है, टाइम ज्यादा लग जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरा कहने का मतलब ये है। तो इसीलिए चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चों पेड कोर्स लेना चाहते हैं वो एक बार नंबर मेंशन कर लेंगे, आपको कॉल करना है कि इस पे 80 84 76। नहीं, ये नंबर पे नहीं कॉल करना है, आपको कॉल करना है मेरे प्यारे बच्चों, ये नंबर तो ऑलरेडी बंद हो चुका है जी। हाँ, 85 44 61 53 52, कौन सा नंबर है? 85 44 61 53 52, इस नंबर पे कॉल कर लेंगे सभी लोग, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने स्क्रीन पे आएंगे सभी लोग। न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग यानी न्यूटन का शीतलन शीतलन नियम के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सिद्धांत न्यूटन के द्वारा दिया गया था, लॉज ऑफ कूलिंग जिसे बोला जाता है। न्यूटन ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि विकिरण द्वारा किसी वस्तु में क्षय होने वाली ऊष्मा की दर वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल तथा उसके आसपास के वातावरण के तापांतर पर निर्भर करती है, ठीक है। न्यूटन का शीतलन नियम के अनुसार किसी वस्तु को ठंडा होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर माध्यम के तपांतर की अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि तपांतर बहुत अधिक ना हो। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पॉइंट्स है, ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन सकता है और ये स्टेटमेंट से क्वेश्चन बना भी है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपके माइंड में होना चाहिए यार, इसे बीबीआई लगा लेना सभी लोग। कहना क्या चाह रहा है, न्यूटन्स का लॉज ऑफ कूलिंग था, वो यही चीज बोला जा रहा था कि देखिए, शीतलन नियम के अनुसार वस्तु को ठंडा होने का दर, अगर कोई वस्तु गर्म है उसको ठंडा होने का दर, वो डिपेंड करेगा उसके चारों ओर, मतलब उसके लेफ्ट में, राइट में, अप डाउन में जो माध्यम है, मीडियम है, उसके टेम्परेचर पे अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उस पर निर्भर करेगा, ठीक है। जबकि तापांतर बहुत अधिक ना हो, यह भी उन्होंने बोला था। मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। वस्तु का ऊष्मा की हानि दर अथवा वस्तु के ठंडा होने का दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तापांतर होता है, तथा ठंडा होने का दर पृष्ठ का क्षेत्रफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्तु की ऊष्मा की हानि का दर, हानि होने की दर या वस्तु की ठंडा होने की दर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है जी? तपांतर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तथा ठंडा होने का दर पृष्ठ का क्षेत्रफल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, बिहार वाले बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया, इसे बीबीआई लगाना। डायरेक्ट पूछा था, ये न्यूटन्स के कूलिंग लॉज, न्यूटन्स ऑफ का कूलिंग नियम के अनुसार ठंडा होने का दर किसके अनुक्रमानुपाती होता है यार? तो वहां पे राइट आंसर होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन
जैसे ये क्वेश्चन आपको 2006-7 के लमसम में ये क्वेश्चन पूछा है, और उसके बाद 2013 में ये भी क्वेश्चन पूछा था कि वस्तु की ऊष्मा की हानि दर अथवा वस्तु की ठंडा होने की दर किसके अनुक्रमानुपाती होती है, तो वहां पे तपांतर आपको राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां से ये क्वेश्चन पूछता है, इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत डिटेल में 11th में पढ़ना होता है। खैर ये आप लोग के काम का चीज नहीं है, ठीक है। आपके जितना जो इंपॉर्टेंट आपके लेवल पे है वो चीज बस जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं उसे याद करते हुए चलना। उसके बाद वस्तु जैसे ठंडी होती जाएगी उसके ठंडा होने का दर कम होती जाएगी। जैसे यदि गर्म दूध की थाली में डाल दिया जाए तो यह नियम के अनुसार शीघ्र ठंडा हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज तो आप लोग देखोगे कि एक जो दूध रखा हुआ है गिलास में, ठीक है, गिलास में एक दूध रखा हुआ है, दूसरा थाली में रखा हुआ है। थाली में रखा हुआ है उसका क्षेत्रफल ज्यादा है, क्षेत्रफल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है, तो ठंडा होने का दर थाली का ज्यादा होगा ना। मेरे प्यारे बच्चों समझना, ये चीज, ये स्टेटमेंट मैं समझा रहा हूं, ये जो है जो मैं बात बोल रहा था वो इस जो सेकंड वाला पॉइंट है उस पर निर्धारित है। न्यूटन साहब ने बोला था कि ठंडा होने का दर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो वो वस्तु में कोई भी लिक्विड रखा जाए, कोई भी सब्सटेंस रखा जाए तो वो ठंडा जल्दी होगा। तो वही चीज तो नीचे एग्जांपल में आपको समझाया जा रहा है कि आपके पास एक गिलास है। क्या है सर? एक गिलास है। एक क्या है सर? थाली। अब मैं आपसे पूछता हूं मेरे प्यारे बच्चों, गिलास और थाली में क्षेत्रफल किसका ज्यादा होगा? तो आप लोग बोलेंगे कि सर थाली का क्षेत्रफल ज्यादा होगा। तो वहां से मैं आपको बोल दूंगा कि थाली का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो ठंडा होने का दर भी ज्यादा होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और ये तो घर का यार एक्सपेरिमेंट है, करके भी देख लेना, और करते भी हैं लोग, ठीक है। कोई चीज को ठंडा करना होता है तो उसे कोई जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है उस टाइप का बर्तन में रख दिया जाता है ताकि वो जल्दी ठंडा हो जाए। हर एक फेनोमेना के पीछे साइंस होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। हर एक फेनोमेना के पीछे साइंस होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने लोग प्रेजेंट है वीडियो को लाइक कर दे और अपना अटेंडेंस लगा दे, ठीक है। वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे और वीडियो को लाइक का टारगेट 200 है यार, 200 प्लस, जल्दी से लाइक करें। मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा टॉपिक है थर्मल रेडिएशन, ठीक है। प्रोविस्ट के विनियम सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु सभी ताप पर या परम शून्य को छोड़कर विकिरण ऊर्जा को उत्सर्जित करती है तथा हमने वातावरण, ये सब मैं आपको समझाया हूं, रेडिएशन तो ऊपर समझाया हूं, बस उसी को रिलेट करके ये चीज है थर्मल रेडिएशन। इसे आप लोग पढ़ लेना यार, ठीक है ना, इसे पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई ये चीज नहीं है। इमेसिव पावर से भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस ये सब पढ़ने का चीज है। उत्सर्जन समतम जिसे बोलते हैं, किसी वस्तु के प्रति एकांक तल में प्रति एकांक समय में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा को उस वस्तु की उत्सर्जन क्षमता कहते हैं, ठीक है। चमकदार या सफेद तल में उष्मीय विकिरण का उत्सर्जन बहुत कम होता है। और आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है चमकदार और सफेद तल जो होती है उसका उत्सर्जन यानी इमिसिव पावर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो बहुत कम होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थात इन तलों का उत्सर्जन क्षमता भी कम होता है। आपसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ब्लैक बॉडी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जिसे कृष्ण पिंड कहा जाता है, ठीक है ना, कृष्ण पिंड, ब्लैक बॉडी। इसे एक बार आप लोग पढ़े, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। जो काम का है मेरे प्यारे बच्चों वही चीज आपको समझाया जाएगा, क्योंकि आज का जो सेशन है ना वो चैप्टर थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा और ज्यादा डिटेल में उतना ही पढ़िए ना जितना आपके लेवल पे जरूरी है, ठीक है ना। तो देखिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, काले या खुरदुरे तलों में उष्मीय विकिरण का उत्सर्जन अधिक होता है, अतः जो पिंड अपनी सतह से सभी प्रकार के उष्मीय विकिरण का पूर्णतः उत्सर्जन करती है उसे कृष्ण पिंड कहते हैं। समझ सकते हो, वैसा पिंड जो अपनी सतह से सभी प्रकार के उष्मीय विकिरण को पूर्णतः उत्सर्जन कर लेती है, ठीक ना, उत्सर्जन कर लेती है, तो उसे हम लोग कृष्ण पिंड कहते हैं। ये तो समझने की चीज है। अब्जॉर्प्शन ये पढ़ लेना यार, अब्सोर्प्शन किसे कहते हैं, ये सब जो लिखा हुआ है इससे कुछ ज्यादा पूछेगा नहीं। अब्जॉर्प्शन, किरचॉफ्स का लॉ, हाँ इससे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन बनते हैं। किरचॉफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों स्टीफेंस, ये जो है इसे मैं अभी बीबीआई लगा देता हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन मान लेना, स्टीफेंस के लॉ से क्वेश्चन मान लेना, और स्टीफेंस के लॉ से ये जो है ना इससे पूछता है। इससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों किरचॉफ्स का लॉ, ठीक है। तो देखना स्क्रीन पे देखना, किरचॉफ्स का लॉ, किरचॉफ्स का इक्वेशन एक इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ना होता है जी, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ। तो वो तो फिजिक्स की बात है।
जिसमें हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ते हैं। खैर हम लोग हीट में ये चीज देख रहे हैं। तो किरचॉफ्स के नियम के अनुसार अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। जो अच्छे उत्सर्जक होता है ये अच्छे अवशोषक होता है, ये पॉइंट्स लगा लो भी है, ठीक है। अर्थात जो पिंड किसी ताप पर अधिक ऊष्मा का उत्सर्जन करता है वो कम ताप पर ऊष्मा का अच्छा शोषण भी करता है। कहने का मतलब कोई पिंड है मेरे प्यारे बच्चों, वो कोई भी ताप पे कोई भी टेम्परेचर पे अधिक ऊष्मा का क्या कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं वो कम ताप पर ऊष्मा को अच्छा शोषण भी कर सकता है, यानी ऊष्मा को ऑब्जर्व कर सकता है। अधिक ऊष्मा को अगर वो दे सकता है, उत्सर्जित कर सकता है, तो कम टेम्परेचर पे वो ऊष्मा को ऑब्जर्व भी कर सकता है, शोषण भी करता है। अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक भी कहलाते हैं। जो अच्छे अवशोषक होता है वो अच्छे उत्सर्जक भी कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों ये पॉइंट याद होना चाहिए। अच्छे अवशोषक एक अच्छे उत्सर्जक होता है, इसके विपरीत बुरे अवशोषक बुरे उत्सर्जक होगा। मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो ये किरचॉफ्स का बस बोलना था ना कि देखो एक अच्छे अवशोषक होता है वो अच्छे उत्सर्जक होता है, या फिर ऐसे बोलो एक अच्छे उत्सर्जक होता है वो अच्छे अवशोषक होता है। ये किरचॉफ्स ने एक स्टेटमेंट दिया था और ये स्टेटमेंट हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जैसे दैनिक जीवन में प्रयोग में लाए जाने वाले कई बर्तन किरचॉफ के नियम के अनुसार बनते हैं। जैसे देखना थर्मस प्लास्टिक, मेरे प्यारे बच्चों देखना ये चीज आप लोग यूज किए होंगे। थर्मल प्लास्टिक जो होता है कि बाहरी और भीतरी दोनों सतह को चमकदार बनाया जाता है, क्योंकि सफेद और चमकदार सतह उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, ठीक है। ये तो मैं आगे आपको ऊपर बताया, इमेसिव पावर में बताए थे ना कि उष्मा के बुरे अवशोषक जो होता है वो सफेद होता है, ऊपर में आपको बताया। तो वही चीज है जो थर्मस प्लास्टिक होता है, थर्मस प्लास्क होता है मेरे प्यारे बच्चों। उसको बाहरी और भीतरी अंदर की सतह दोनों चमकदार इसलिए बनाते हैं क्योंकि सफेद और चमकदार सतह उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, अतः वह बुरे उत्सर्जक भी होते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं यार। ये फिर देखो दूसरा भी एक नियम है सफेद प्रकाश। देखो किरचॉफ्स लॉ में मैं उतना टाइम नहीं दे रहा हूं कि किरचॉफ्स लॉ उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन तो पूछा नहीं है आज तक, लेकिन आज स्टीफन से क्वेश्चन बहुत पूछा है। देखो सफेद प्रकाश के 7 रंगों में से लाल रंग को छोड़कर शेष रंगों का सम्मिलित प्रभाव हरे रंग जैसा होता है। अतः किरचॉफ्स के नियम के अनुसार सफेद प्रकाश के 7 रंगों से लाल रंग को छोड़कर, ठीक है, शेष रंगों का सम्मिलित प्रभाव हरे रंग जैसा होता है, ये पूछेगा नहीं। किरचॉफ्स के नियम के अनुसार देखो लाल रंग का उत्सर्जन क्षमता हरे रंग से सबसे अधिक होता है। यार ये तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि लाल का वेवलेंथ भी सबसे ज्यादा होता है, तो इसको उत्सर्जन क्षमता भी ज्यादा होता है हरे रंग से, ठीक है। यही कारण है कि लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। जो लाल कांच होता है उसको टेम्परेचर ज्यादा देंगे क्योंकि उत्सर्जन उसका ज्यादा है। ऊपर में आपको लॉजिक बताया, तो वही हरा दिखाई देता है, तो वह हरा दिखाई देता है और हरे कांच को गर्म करने के लिए करने पे वो लाल दिखाई देता है। ये किरचॉफ्स के नियम है, ये याद रख सकते हैं, बस रिमेम्बर करने के लिए है। ये आपसे नहीं पूछेगा, आपके सिलेबस में जो है ना स्टीफेंस का नियम, यहां से क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों पूछा जाता है। देखो स्टीफेंस का नियम बात करते हैं किसी कृष्णिका यानी ब्लैक बॉडी के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा है ना, जो इमिशन एनर्जी बोलते हैं विकिरण ऊर्जा, उसके परम ताप टी के चतुर्थ घाट के अनुक्रमानुपाती होता है। मेरे प्यारे बच्चों ये स्टीफन साहब ने बोला था कि कोई भी वस्तु का अगर वहां से इमिशन हो रहा है, इमिशन विकिरण ऊर्जा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का मेरे प्यारे बच्चों टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर 4 होता है, ठीक है। ये चीज याद रखना। और ये चीज बिहार पॉलिटेक्निक में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है यार, बिहार पॉलिटेक्निक का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए याद रखना E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T4, बस ये चीज याद रखना बस, ठीक है ना। उसके बाद आपको कुछ याद रहे या ना रहे, जो मैं आपको ये कर रहा हूं। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए स्टीफेंस एक कांस्टेंट यूज किए थे, जो एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों सिग्मा बोलते हैं, ठीक है।
ई सिग्मा T4। ई सिग्मा को हम लोग स्टीफन कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। स्टीफन नियंत्रक देखो लिखा हुआ है, इसका मान याद रखना 5.67 इंटू 10⁸ जूल मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन टू द पावर 4। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसे याद रखना। और हाँ, मैं यहाँ पे टाइम बोल दिया था क्या यार? टाइम नहीं, देखना जो विकिरण ऊर्जा होता है ना वो परम ताप टेम्परेचर टू द पावर 4 होता है, ठीक है। सॉरी मुझे थोड़ा सा यहाँ पे गलत बोला गया, मैं टाइम के बोल दिया था ना यार। टाइम नहीं होता है, ई जो होता है विकिरण ऊर्जा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परम ताप यानी टेम्परेचर के पावर 4 के, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों। हाँ देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट, अब हम लोग बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। स्टीफेंस लॉ याद रखना, कल मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इस पे, ठीक है ना, कल मैं इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा। अब आते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये चीज तो आप खुद पढ़ सकते हो, ये चीज आप लोग खुद पढ़ लोगे जी, खुद पढ़ लेना। देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट में सिंपल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों में भी ग्रीन हाउस प्रभाव को दर्शाता है, CO2, ये याद रखना। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने पर वायुमंडल के चारों तरफ और से इस गैस के उष्मारोधी घेरा बन जाते हैं। सूर्य के प्रकाश से इन उष्मारोधी, ये पढ़ लेना, ठीक है ना, खुद से पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट में थोड़ा समझाऊंगा क्योंकि यहां से थोड़ा सा समझना है मेरे प्यारे बच्चों। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये दोनों टॉपिक जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक क्लियर करना है। उसके बाद आपको फ्रीजिंग, मिक्सचर, ये सब अपने से पढ़ लेना है। कुछ कुछ टॉपिक आपको अपने से पढ़ना है, ठीक है। जैसे ग्रीन हाउस, उसमें कुछ पढ़ाने का चीज ही नहीं है, वो खुद से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलो मेरे प्यारे बच्चों देखना, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट यानी कहने का मतलब या तो ठोस से द्रव में जाएंगे, द्रव से गैस में जाएंगे, गैस से द्रव में जाएंगे, द्रव से ठोस में जाएंगे, यही ना। पदार्थ में तीन अवस्थों में किसी भी अवस्था में रह सकती है, अतः पदार्थ में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होने की अवस्था को ही अवस्था परिवर्तन कहते हैं। अब आओ गलांक और गलन और गलांक, मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट। पदार्थ के ठोस अवस्था में द्रव अवस्था में परिवर्तन गलन कहते हैं। देखो सॉलिड से लिक्विड में जाओगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मेल्टिंग कहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सॉलिड से लिक्विड में जाना उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है। पदार्थ के ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन गलन कहलाता है, तथा वह स्थिर ताप जिस पर पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा है उसे हम लोग ठोस का गलनांक कहते हैं, उसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बर्फ का जो गलनांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। समझ में तो आ गया होगा? आया कि नहीं समझ में? देखो समझना क्या है, सॉलिड से लिक्विड हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो मेल्ट कर रहा है, मेल्टिंग उसे कह दी है। कौन सा टेम्परेचर पे, मेरे प्यारे बच्चों, मेरा पॉइंट्स को पिकअप करना, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उस टेम्परेचर को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट्स कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। गलत नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ये चीज गलत नहीं होना चाहिए। सॉलिड से लिक्विड जो है वो कितना पे होता है, इसे हम लोग मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है। बर्फ का जो गलनांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। आगे बढ़ते हैं, ये चीज तो समझने का है। बॉइलिंग पॉइंट, किसी द्रव का कवथांक, बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में हम लोग कवथांक कहते हैं, वह ताप है जिस पर वह द्रव की संतृप्त वाष्प दाब बाहरी वायुदाब के बराबर हो जाता है। यानी कहने का मतलब जो टेम्परेचर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहरी वायुदाब के बराबर हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। जो टेम्परेचर नहीं, सॉरी, जो प्रेशर होता है वो, हाँ, वो बाहरी वायुदाब के बराबर हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं उदाहरण के लिए समान वायुमंडलीय दाब पर जल का कथांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखना है फ्रीजिंग पॉइंट। ये सब तो खैर मैं जो क्लासेज होता है ना वो क्लासेज में, ये सब ऑफलाइन क्लास में ये सब नहीं पढ़ाता हूँ, डायरेक्ट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ा कर निकालता हूँ क्योंकि ये सब पता होता है बच्चों का, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट, निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना
हिमीकरण फ्रीजिंग कहलाता है। तथा उस निश्चित ताप पर द्रव का हिमांक, जैसे द्रव का द्रव्यमानांक और हिमांक दोनों बराबर होते हैं, और ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं गलन का गुप्त ऊष्मा और बाष्पन का बाष्पन का गुप्त ऊष्मा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये टॉपिक समझना, ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान को बिना ताप बदले ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस पदार्थ का गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहां पे याद रखना यार, ये याद रखना कि गलन की गुप्त जो बर्फ की होती है ना, बर्फ की लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, वो 80 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है, और जूल में 336 जूल पर ग्राम। ये वैल्यू याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये चीज है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो कोई अवस्था है ठोस में, सॉलिड में, उसको द्रव अवस्था में परिवर्तित करते हैं। जैसे हाथ में लेकर आप उसे द्रव में, आपके पास बर्फ है, हाथ में लेंगे तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। आप कोई हीट तो नहीं ना दिए यार, आप कोई अलग से हीट तो नहीं दिए, बस हाथ में लिए और वो द्रव में परिवर्तित हो गया। तो वही चीज है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त ऊष्मा होती है बच्चों। वो ऊष्मा आपको दिखती नहीं है, लेकिन वो ऊष्मा उसमें प्रेजेंट होती है। तो ये बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। आगे बढ़ते हैं। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान को बिना ताप बदले द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा। देखो, द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था, अभी हम कुछ देर बात आपसे पहले बात की है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि फ्यूजन में क्या होता है। तो फ्यूजन में सर हम लोग ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चेंज करते हैं। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपर मतलब वाष्प, तो द्रव अवस्था को हम लोग वाष्प अवस्था में परिवर्तित करते हैं। उसमें देखिए, इसमें जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, इसमें हम लोग एल से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हुआ Q इज इक्वल टू ml, हीट जो प्रोड्यूस हुआ बच्चों, वो मास गुने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये आपको जब मैं कल क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तो बहुत अच्छे तरीका से समझ में आएगा। वाष्प का गुप्त ऊष्मा का लगभग इतना होता है 536 कैलोरी पर ग्राम या 2200, ये याद रखने की वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं। गुप्त ऊष्मा का व्यवहारिक मात्रा जो होता है बच्चों, कैलोरी पर ग्राम या किलो कैलोरी, ये सब याद करने का चीज है। ठीक है, इसे याद रख लेना। फ्रीजिंग मिक्सचर, 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक, सोडा, कैल्शियम क्लोराइड आदि मिला देने पर बर्फ का गलनांक 0 से घटकर -22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ऐसा मिश्रण को हम लोग हिम मिश्रण कहते हैं, यानी अत्यधिक ठंड हो जाता है। जैसे कुल्फी हो गया बच्चों, आइसक्रीम, ये सब बनाने के लिए हम लोग हिम मिश्रण उसे तैयार करते हैं। उसमें हम लोग मिलाते हैं क्या चीज, नमक मिलाते हैं, सोडा मिलाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं। इंपॉर्टेंट है जी। क्वेश्चन क्या पूछेगा सर, यहाँ से क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे यही पूछेगा कि फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने के लिए हम लोग क्या चीज को मिलाते हैं। तो वहां पे आपको ऑप्शन रहेगा नमक, सोडा, कैल्शियम क्लोराइड, तो आपको लगा कर आना है यार। तो यहाँ ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो एवोपरेशन की बात करते हैं। समझना क्या, एवोपरेशन, बाष्पीकरण। ठीक है, बाष्पीकरण देखो, और ऊपर से ये जो मैं सूत्र अभी बताया, लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट ऑफ फ्यूजन, अभी पढ़ो, अभी जैसे बोल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको पढ़ो। और जब कल क्वेश्चन करवाएंगे ना, तो ये जो पीडीएफ आज पढ़ा रहे हैं, वो पीडीएफ मेरे पास भी होगा। मैं आपको रिलेट करवाऊंगा, सिखाऊंगा कि देखो यहाँ से ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग एवोपरेशन की बात करते हैं, बाष्पीकरण की बात करते हैं। तो किसी भी ताप पर पदार्थ की द्रव अवस्था में वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, द्रव अवस्था अगर वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है तो बाष्पीकरण, एवोपरेशन, ये सब तो कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े ही होंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें याद क्या रखना है, यही क्रिया द्रव की सतह पर प्रारंभ होती है। बाष्पीकरण की क्रिया वायुमंडल में उपस्थित वाष्प की मात्रा, द्रव सतह के क्षेत्रफल तथा द्रव के ताप पर निर्भर करती है। बाष्पीकरण के कारण शरीर के पसीना सूखते हैं और सुराही के पानी ठंडा रहता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सुराही के पानी आप लोग सोच रहे होगे सुराही के कारण ठंडा रहता है ना जी, उसमें बाष्पीकरण होता है, एवोपरेशन होता है, इसीलिए वो ठंडा रहता है। फिनोमेना लॉजिक भी इसका है, बहुत अच्छे तरीका से मैं आपको देखो समझाना चाहता हूं। बाष्पीकरण की क्रिया वायुमंडल में उपस्थित वाष्प की मात्रा, द्रव सतह के क्षेत्रफल तथा द्रव के ताप पर निर्भर करता है। ये याद रखना कि एवोपरेशन जो है, एवोपरेशन वो किस चीज पे निर्भर करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो निर्भर करता है वाष्प की मात्रा, द्रव सतह की क्षेत्रफल, द्रव की ताप पर निर्भर करता है। ये आपको याद होना चाहिए। बाष्पीकरण के कारण शरीर के पसीना सूखता है, ये एग्जांपल हुआ, और सुराही के पानी ठंडा रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। मोशन ऑफ एवोपरेशन, ये सब पढ़ने का चीज है यार, पढ़ लेना, ठीक है ना। ये सब में टाइम आपको समझ में आ जाएगा। वही रेफ्रिजरेटर वाला केस है कि रेफ्रिजरेटर में क्यों शीतलन इतना होता है, ये पढ़ लेना, ठीक है। चलो थोड़ा सा हाइग्रोमीटर में बात करता हूँ, एयर कंडीशन, और थोड़ा देखिए मेन अपने पास जो आ रहा है ना थर्मोडायनेमिक्स, ये सब मैं पढ़ाता नहीं हूँ ऑफलाइन क्लासेस में, ये सब पूछता भी नहीं, लेकिन पढ़ लेना, एक बार पढ़ लेना, नॉलेज हो जाएगा। कोहरा फॉग क्या होता है, ये सब के बारे में, ठीक है। रेफ्रिजरेटर वाला आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें जो जिसमें वाष्प सेल में क्या भरा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें गैस भरा जाता है, उस गैस का नाम क्या है, फ्यूरॉन है, ठीक है, इसे मैं याद रखना। तो हम लोग बात करते हैं हाइग्रोमीटर के बारे में, ठीक है, जिसे आर्द्रता मिति कहते हैं। ये पढ़ लेना, रेफ्रिजरेटर वाला जो है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखो ह्यूमिडिटी, वायु में उपस्थित नमी को आर्द्रता कहते हैं, सभी को पता है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, वायुमंडल की इकाई आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को हम लोग परम आर्द्रता या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी पढ़ लेना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के सूत्र आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। उपस्थित जल वाष्प में मात्रा, उसको भागा लगाना है, टेम्परेचर होना चाहिए बच्चों डिग्री सेल्सियस में, पर उपस्थित संतृप्त जल वाष्प की मात्रा, ये दोनों वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपसे पूछेगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताइए। तो अपेक्षित आर्द्रता को हम लोग जो माप करते हैं वो हाइग्रोमीटर एक डिवाइस है, वो हाइग्रोमीटर से हम लोग मेरे प्यारे बच्चों रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजरमेंट करते हैं। और ये क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक में 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसे भी लगा ले सभी लोग। अपेक्षित आर्द्रता की माप हाइग्रोमीटर से की जाती है। कोहरा क्या है, फॉग क्या है, ये पढ़ के समझ लेना, ये समझाने का कोई चीज नहीं है, आप समझ लेना, ठीक है, ये आपके नॉलेज के लिए है मेरे प्यारे बच्चों। देखो एयर कंडीशनिंग, ये भी आप समझ सकते हो, समझ के पढ़ सकते हो। चलिए मेन जो टॉपिक है हीट में पढ़ना वो थर्मोडायनेमिक्स, ये टॉपिक मुझे समझाना है और ये टॉपिक से क्वेश्चन आता है। थर्मोडायनेमिक उष्मागतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा की आपसी संबंधों का अध्ययन करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये तो इसका डिफिनेशन हो गया, जिसके अंतर्गत हम लोग ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा की आपसी संबंध को अध्ययन करते हैं। उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए। इसमें दो लॉ है मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, दोनों बात करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट लॉ देखते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उष्मागतिकी का प्रथम नियम मुख्यतः ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शन करता है। पहला क्वेश्चन यहां से, और ये पॉइंट्स को वीवीआई लगा लेंगे सभी लोग। ये हो गया आपका वीवीआई। ऊष्मा संरक्षण का प्रदर्शित करता है, ऊर्जा संरक्षण यानी एनर्जी कंजर्वेशन को
पहला नियम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है। आज के बाद गलत नहीं करना, आज के बाद गलत नहीं करना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है? तो ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस नियम का प्रतिपादन विभिन्न तरीकों से कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन निम्नांकित तरीका ही ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये मैं आपको एनर्जी जब पढ़ा रहा था तो वहां ये पॉइंट बताया था। ब्रह्मांड में संपूर्ण ऊर्जा निहित होती है, बिल्कुल कंजर्व होती है, न इसे बनाया जा सकता है न ही इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन किस प्रकार उपयोग होता है, अर्थात या किसकी निकाय को क्यू ऊष्मा दी जाए तो ऊष्मा गतिका का प्रथम नियम के अनुसार जो क्यू है बच्चों वो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है। देखो अरे इतना मोटा है, मैं सारा कुछ बताऊंगा, इस पे क्वेश्चन कल करवाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। क्यू हीट हुआ ये तो पता है, और डेल्टा यू जो है मेरे प्यारे बच्चों वो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, या फिर ऐसे बोल सकते हो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू क्या है, डायरेक्ट लिख दो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा, ये सारा वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, आपसे पूछ देगा ऊष्मा निकाले, वो कल मैं अच्छे से सिखाऊंगा, टेंशन ना ले। ऊष्मा गतिका का प्रथम नियम ऊष्मा तथा ऊर्जा के अन्य रूपों में संबंध को दर्शाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, प्रथम नियम ऊष्मा और ऊर्जा के अन्य रूपों में, जैसे ऊष्मा ये हो गया और ऊर्जा है ना जी, ऊष्मा और ऊर्जा के अन्य रूपों में संबंध दर्शाता है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस बात करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका ला बात करेंगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स ला। तो मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग अपने स्क्रीन पे देखेंगे और एक बार पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स एक बार आप खुद पढ़िए, मैं उसके बाद समझाता हूं। ठीक है, देखो वह निकाय जिसकी अवस्था को दाब आयतन ताप के पदों पर व्यक्त किया जा सके उसे उष्मागतिक निकाय कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। जैसे किसी सिलेंडर में बंद गैस उष्मागतिका का निकाय। समझ में आया समझ में? देखो थर्मोडायनेमिक सिस्टम उसी को कहेंगे, वैसा निकाय जिसकी अवस्था दाब आयतन ताप पदों पर व्यक्त किया जा सके उसे हम लोग बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या है? तो किसी निकाय को दाब आयतन और ताप की अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है उसे उष्मागतिका परिक्रम या थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये सब डिफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो ना, वो प्रिपरेशन कर रहे हो मान के चलो एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो एंट्रेंस एग्जाम डिफिनेशन पे नहीं बेस्ड होता है, वो आपका इसका एप्लीकेशन पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, न्यूमेरिकल पूछेगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन के लिए आप याद रखना चाहते हो तो याद रख सकते हो। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। चक्रीय परिक्रम। देखो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में साइक्लिक प्रोसेस होता है, नॉन साइक्लिक प्रोसेस होता है। तो सबसे जो याद करने वाली चीज है मेरे प्यारे बच्चों वो ये याद करना है कि साइक्लिक प्रोसेस में, ध्यान देना, साइक्लिक प्रोसेस में जो मैं बात बोल रहा हूं वो सुनना। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा तो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो लिखते हैं ये जब जीरो होगा तो Q इज इक्वल टू डब्ल्यू होगा। ये तो समझ में आ गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं साइकिल। जब कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से होते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आता है तो ऐसा प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। इसमें निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता बल्कि निकाय की दी गई ऊर्जा निकाय द्वारा किए गई कुल ऊर्जा के बराबर होता है।
इसलिए मेरे प्यारे बच्चों चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू के वैल्यू साइक्लिक प्रोसेस में जीरो होता है। आज के बाद क्वेश्चन में बोल दे कि जो सिस्टम है वो साइक्लिक प्रोसेस में चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, डेल्टा यू का मान जीरो होता है, तो Q इज इक्वल टू डब्ल्यू होगा। अब हम लोग बात करते हैं आइसोबारिक प्रेशर। बारिक मतलब बार मतलब जिसे हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस। तो देखो यदि प्रक्रम की अवधि में निकाय का दाब एक समान हो, आइसोबार, देखो यहां से क्वेश्चन पूछेगा आइसोबारिक में कांस्टेंट क्या होता है। बार हम लोग देखो प्रेशर को बार में मेजर करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इससे याद रखना आइसोबारिक यानी प्रेशर जो है वो समान होता है। आइसोबारिक में प्रेशर समान होता है, दाब एक समान होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो उसे हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे इंजन के बॉयलर में भाप बनने की समदाबी प्रक्रम का उदाहरण है, ये एग्जाम्पल है। आपको बस इतना ही पढ़ना है, जितना मैं करवा रहा हूं उतना ही पढ़ना है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भी ना यहां से, तो पूछेगा कि कौन सा प्रोसेस में दाब एक समान होता है, तो राइट आंसर आपको आइसोबारिक लगा कर आना है। कौन सा प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, तो आपको लगा के आना है साइक्लिक प्रोसेस में। साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा शून्य होता है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है। अब हम लोग बात करते हैं आइसोकोरिक। यदि प्रक्रम की अवधि निकाय का आयतन स्थिर हो, आइसोकोरिक में मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है जी? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। देखो एक समान निकाय आयतन स्थिर रहता है, तो इस प्रक्रम में सम आयतनिक प्रक्रम कहते हैं, जिसे आइसोकोरिक कहते हैं। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि ऐसा प्रक्रम में बाहरी कार्य शून्य होता है, अब वर्क डन जो है वो शून्य होगा, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू। अब मुझे समझाने के लिए बोलोगे कि सर ये शून्य कैसे हुआ, तो देखो अगर मैं समझाने लगूंगा तो मुझे 11th में घुसना पड़ेगा, और डीपली 11th में घुसने का मतलब है थर्मोडायनेमिक्स एक वीक लगता है यार पढ़ाने में, ठीक है। जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स एक सप्ताह से एक दिन कम नहीं, ज्यादा लग सकता है, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छे तरीके से समझाना होता है। और आपका तो सिलेबस में खैर दिया है, तो आपको जो चीज मैं बोल रहा हूं वो चीज याद रखना। आइसोकोरिक में वर्क डन जीरो होता है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, मेरे प्यारे बच्चों यही तो फॉर्मूला था ना, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब डब्ल्यू जीरो हो गया तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो वही नीचे लिखा हुआ है कि अतः निकाय की दी गई ऊर्जा जिस उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने पे कम होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस, थर्मल मतलब गर्मी यानी टेम्परेचर, तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। देखो जब किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि निकाय का ताप पूरी क्रिया में स्थिर हो, यानी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, तो हम लोग उसे बोल सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। चलो आगे बढ़ते हैं। आइडियाबैटिक प्रोसेस जिसे रुद्सम परिक्रम कहते हैं, यदि किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरी क्रिया फल स्वरूप निकाय ना तो बाहरी माध्यम को उष्मा दे ना ही उससे कोई उष्मा ले, तो इस परिवर्तन को हम लोग आइडियाबैटिक प्रोसेस, जैसे थर्मस वाला एक एग्जांपल था मेरे प्यारे बच्चों, उसमें पानी अगर गर्म रखते हो तो वो गर्म रहता है, वो एडियाबैटिक प्रोसेस पे काम कर रहा है। उसमें ना ही बाहरी माध्यम से कोई उष्मा दिया जा रहा है, ना ही उसमें कोई उष्मा लिया जा रहा है, उष्मा ले रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बात करते हैं ड्राई आइस, पढ़ लेना ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। उसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, अच्छा अच्छा तीन लॉ होता है, हाँ तीन लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स है। उसके बाद देखना देखो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। इसे बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अचानक प्रसारित किया जाता है। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया यार, बिहार पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक, झारखंड, तीनों पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्राई आस किसे कहते हैं, तो वहां पे आंसर लगाना था ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कहीं ऐसे भी लिखा हुआ रहता है सॉलिड CO2, तो ए भी राइट आंसर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड।
चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इस नियम में दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है, लेकिन ये दोनों कथन सेमीतुल्य इक्विवेलेंट। ठीक है, केल्विन प्लांक का कथन, इस कथन के अनुसार उष्मा का पूर्णतः कार्य में परिवर्तन असंभव है। देखो केल्विन बोला था, अभी मैं तो बोला था कि उष्मा जो है वो कार्य में परिवर्तित होता है, ऊपर में बताया था, है ना, कल के क्लास में भी बताया था, कुछ देर पहले मैं बताया था, कल के क्लास में भी बताया था। लेकिन केल्विन प्लांक कथन के अनुसार में बोलते हैं कि उष्मा जो है वो कार्य में परिवर्तित होता है, लेकिन बोलते पूर्ण रूप से, तो ये गलत है। ठीक है ना, पूर्ण रूप से नहीं होता है। ये सिद्धांत केल्विन प्लांक का सिद्धांत है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद कैल्सियस ने नाम के एक साइंटिस्ट ने वो भी अपना स्टेटमेंट दिए, वो बोलते हैं कि उष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकता जब तक बाहरी ऊर्जा का उपयोग नहीं किया जाए। ये वही बात है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों स्टेटमेंट जो है ना वो बहुत। कैल्सियस बोलते हैं कि उष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। कम ताप की वस्तु मेरे प्यारे बच्चों, यानी जिसका टेम्परेचर कम है और ज्यादा टेम्परेचर वाला वस्तु में वो नहीं जा सकता जब तक उसमें बाहरी ऊर्जा का उपयोग नहीं किया जा सके। कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, एक गिलास है, ठीक है, गिलास है जिसका टेम्परेचर है 300 केल्विन, एग्जांपल समझा रहा हूं, ठीक है, और आप जो दूध इसमें डाल रहे हो उसका टेम्परेचर है 100 केल्विन, दूध डाल रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा, टेम्परेचर जो है, ऐसा थोड़ी ना दूध वाला टेम्परेचर गिलास में आ जाएगा, गिलास वाला टेम्परेचर दूध में जाएगा ना जी, गिलास ज्यादा गर्म है। यही चीज तो बोला गया है मेरे प्यारे बच्चों। और ये जो एग्जांपल है डेली हम लोग देखते हैं अपने जीवन में। चलते हैं आगे, थर्मोडायनेमिक्स का तीसरा लॉ देखते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी तरीका का कोई डाउट है ना कहीं पे, तो यहां पे अगर डाउट क्लियर हो रहा है तो सही बात, नहीं क्लियर हो रहा है तो आप डिस्कशन वाले ग्रुप जो है वहां से डाउट क्लियर कर लेना सभी लोग, तब कल क्वेश्चन के लिए रेडी रहना यार। चलिए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। किसी पदार्थ या निकाय सिस्टम के तापमान परम शून्य तक नहीं घटाया जा सकता। जैसी बात है, एब्सोल्यूट जीरो हम किसी पदार्थ का नहीं कर सकते, अर्थात परम शून्य तापमान प्राप्त करना असंभव है। बिल्कुल, ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। चलिए ये सब तो पता होना चाहिए, उष्मा इंजन, स्टीम इंजन, एक्सटर्नल स्टीम इंजन, इंटरनल, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, सब पढ़ लीजिएगा आप लोग, आपके सिलेबस से इसका कोई लॉजिक नहीं है, वो सब आप लोग पर नॉलेज के लिए पढ़ लेना। अब हम लोग टेम्परेचर की ओर मूव ऑन करते हैं। टेम्परेचर से एक क्वेश्चन पूछेगा, निश्चित एक क्वेश्चन पूछेगा, और ये टेबल से भी क्वेश्चन पूछता है, और ये जो सेल्सियस फ़ारेनहाइट है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा, केल्विन वाला से भी क्वेश्चन पूछेगा। तो मुझे थोड़ा सा अब फास्ट चलना पड़ेगा, और ये लास्टिंग वाला तो से तो क्वेश्चन पूछेगा यार। और तो हाँ, टेम्परेचर पे आते हैं, ऊपर जो सब है इंफॉर्मेशन वाला जो पीडीएफ मिलेगा तो पढ़ लीजिएगा। टेम्परेचर वह भौतिक राशि है जो यह दर्शाता है कि कौन वस्तु कितना गर्म है, ठंडा है, अतः ताप की वस्तु की गर्मीपन अथवा ठंडेपन को माप को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का गर्म या ठंडा लगना उष्मा है। ठीक है, ये सब तो बताया हुआ है यार। उष्मा सदैव उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु में जाती है यदि दो वस्तु, ये अभी मैं कुछ देर पहले बताया, कैल्सियस वाला जो स्टेटमेंट था, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यही चीज तो बताया था कि उष्मा हमेशा सदैव उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु में जाती है यदि दो वस्तु तापीय समान यानी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो एक ताप, जब इक्विलिब्रियम है तो दोनों में तो टेम्परेचर एक ही जैसा होगा, तभी तो बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम है। ताप की वस्तु का डिग्री ऑफ हॉटनेस की बोध कराता है। चलिए थर्मोमीटर की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ताप मापने वाला यंत्र युक्ति तापमापी कहते हैं। ताप की प्रभाव की से द्रव की आयतन में प्रसार, गैस आयतन, ये सब पढ़ लेना, ठीक है ना। थर्मोमीटर पढ़ लीजिएगा, स्केल ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, सेल्सियस पैमाने, ये सब बस आपको पढ़ना और समझना है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो यहाँ पे आओ,
र्यूमर ये नहीं पूछेगा, र्यूमर का कोई पूछता नहीं, आपसे पूछेगा सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। रैंकिंग रैंकिंग का नहीं पूछता। ठीक है, तो देखो सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस में हम लोग इसे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलेंगे। ठीक है, दोनों इक्वल है। और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम लोग केल्विन में करेंगे तो वो 273 केल्विन होगा। उसके बाद इसी तरीका से देख सकते हो, ये लोअर फिक्स पॉइंट है, अपर फिक्स पॉइंट है। सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होती है। और दोस्तों ये सब याद रखने वाला है। ठीक है, ये याद रखना, ये याद रखना। चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। बर्फ की गलांग, आइस पॉइंट्स, स्टीम पॉइंट्स, ये सब पढ़ लेना। रैंकिंग वाला मत पूछना, रैंकिंग वाला। और सबसे बड़ी चीज, ये चीज याद रखना, C/100 F-32/100 C/5 F-32/9। ये सेल्सियस फ़ारेनहाइट पैमाने में जो संबंध है ना, इसे भी करके अभी रट लो। जितने बच्चे हैं अभी रटेंगे इसको या लिखेंगे, क्योंकि यहां से ही क्वेश्चन बनेगा। देखो टेबल में देखो, एक एग्जांपल समझाता हूं। टेबल में सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस लेकर फ़ारेनहाइट में निकालते हैं। तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस अब फ़ारेनहाइट में निकालते हैं। ये गुना हो जाएगा, 0 से गुना करेगा तो 0 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो कितना हो गया जी सर? ये कैंसिल हो गया, 100F 100F माइनस 3200 इज इक्वल टू 0। तो उधर जाकर हो जाएगा। तो फ़ारेनहाइट में कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 32। टेबल में देखते हैं। देखो 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में क्या लिखेंगे? 32 लिखेंगे। टेबल के अनुसार निकल गया ना। तो ये चीज याद रखना, आपके पास दे दे 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 5 फ़ारेनहाइट, 20 फ़ारेनहाइट, आपको सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कोई भी वैल्यू देकर आपको कन्वर्जन करवाए तो कर लीजिएगा इससे। इसीलिए सूत्र याद रखना जरूरी है। देखो अब केल्विन पैमाने पे ये सब पढ़ने का चीज है यार। एब्सोल्यूट जीरो, केल्विन पे 0। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात कर रहे थे कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अगर बात करें केल्विन में, तो वो कहां पे आपको मिलेगा? 0 डिग्री केल्विन पे। यही याद रखना, यही अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। देखो अब हम लोग को केल्विन में जनरली जो हम लोग टेम्परेचर यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल बनाने में, वो केल्विन में यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो केल्विन में यूज करने के लिए अगर आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो सर इसे हम लोग केल्विन में कैसे करेंगे? तो सिंपल सी क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 273 ऐड कर देना। 273 प्लस 25 कर लेंगे। अब जो डाटा मिलेगा ये कितना हो जाएगा यार? 5 और 3 8 हो गया। ये एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, 5 और 3 8 हो गया, 7 और 2 9 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। 298 केल्विन आ गया। ठीक है, ये टेम्परेचर 273 डिग्री सेल्सियस को हम लोग 298 केल्विन कर सकते हैं। इसी तरीका से मेरे प्यारे बच्चों अगर आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास क्या है? दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है कि आपके पास दिया हुआ है केल्विन में दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास केल्विन में 27 सपोज 127 डिग्री सेल्सियस, 127 केल्विन दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। अब आपसे पूछेगा कि इसे मुझे डिग्री सेल्सियस में कर दो। तो सिंपल से क्या करना है कि जितना केल्विन दिया हुआ है उसमें से 273 घटा देंगे, जो अपने पास डाटा आएगा वो केल्विन में आएगा, है ना। देखो 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 यहाँ पे देखो, केल्विन में करना है तो T डिग्री सेल्सियस से 273 ऐड कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। और जब ये इसमें हटाना है तो जितना टेम्परेचर केल्विन में दे रखा है उसमें 273 घटा देंगे। तो सर कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों डिग्री सेल्सियस में क्या करना है? 127 में से 273 घटा देंगे। अब जब इसे घटाइएगा तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा आपको किसमें? डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। र्यूमर पैमाने, र्यूमर पैमाने आप लोग को आपके सिलेबस में पढ़ना नहीं है। ठीक है, इसको पढ़ना नहीं है, लेकिन एक बार मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं। इस पैमाने में हिमांक को 0 डिग्री तथा भाप बिंदु को 80 डिग्री पर अंकित किया जाता है। इन दोनों बिंदुओं के बीच दूरी 80 समान भागों में बांटी होती है। इस पैमाने पर ताप को R से व्यक्त करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, र्यूमर स्केल आपसे पूछा नहीं जाता है, तो ये जो है र्यूमर वाला हटा देना।
तो आपके पास जो सूत्र फाइनलाइज सूत्र आया वो मैं आपको लिख देना चाहता हूं यहाँ पे। तो देखो यार, C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/212 इज इक्वल टू K माइनस 273/100। ये याद कर लेना, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके पास डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, उसको फ़ारेनहाइट में कर लेंगे, फ़ारेनहाइट से केल्विन में जा सकते हैं, केल्विन से फ़ारेनहाइट में जा सकते हैं, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जा सकते हैं, यानी डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में हम लोग इस फॉर्मूला की मदद से आसानी से एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब कल मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। मैं वहां पे आपको फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट कन्वर्जन करने के लिए सिखाऊंगा, लेकिन वहां फॉर्मूला याद होगा तब ना। रिमूवर पैमाने, रिमूवर स्केल के बारे में आपसे नहीं पूछा जाता है, ये याद नहीं करिएगा, ये पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। पढ़ना है आपको डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मानव शरीर। देखो मानव शरीर, अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस में बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है ह्यूमन बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है। र्यूमर में पूछता नहीं है केल्विन में कितना होता है, 310। ये इसे याद रख लेना। अब इसमें मत दिमाग लगाना कि इसमें हम एक 37 डिग्री याद कर लिए सेंटीग्रेड में, उसको कन्वर्जन वाला फॉर्मूला से कन्वर्ट करके फ़ारेनहाइट केल्विन में निकाल देंगे, नहीं, इसे याद रख लेना। याद रखने से आपका टाइम बचेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। और एक जल का उबलना याद कर सकते हो और जल का जमना, ये दोनों याद करना। डिग्री सेंटीग्रेड में 0 डिग्री पे जल जमता है, और फ़ारेनहाइट में बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जल जमता, और केल्विन में 273 पे। ठीक है, इसी तरीका का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और जो 3 है ना, ये 3 आपको पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, लगभग जो आज का सेशन था थ्योरी, उसमें हम लोग लगभग सारा टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं और बहुत अच्छे तरीका से समझ चुके हैं। जो मैं आपको वीवीआई करके लगवाया था ना मेरे प्यारे बच्चों, वो टॉपिक को आपको पढ़ना है और याद करके कल के क्लास में आना है। पेड वाले बच्चों को थ्योरी अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाना है, ठीक है, और कल का क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है यार। और कल जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये थ्योरी भी मेरे पास रहेगा, ऐसा नहीं कि ये थ्योरी मेरे पास नहीं रहेगा, ये थ्योरी भी मेरे पास रहेगा, और ये थ्योरी से मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और है, हाँ, और उसके बाद कुछ मेमोरेबल फैक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, वो चीज आपको मैं समझाऊंगा, जिसे याद रखना है, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हीट चैप्टर अपना समाप्त होगा। तो देखना स्क्रीन पे, देखना ये -40 डिग्री सेल्सियस तथा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट एक ही टाइप को व्यक्त करते हैं, ठीक है, याद कर लेना। 273 डिग्री केल्विन लिखना शुद्ध है, इसे केवल 273 केल्विन लिखा जाना चाहिए। वही मैं ऊपर बोल रहा था ना, डिग्री केल्विन नहीं लिखा जाता है, केल्विन लिखा जाता है। डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हो, डिग्री फ़ारेनहाइट लिख सकते हो, लेकिन केल्विन को केल्विन लिखा जाता है यार, डिग्री केल्विन नहीं लिख सकता, ठीक है। शुद्ध रूप में केल्विन पैमाने पर हिमांक और भाप बिंदु का मान, ये सब याद रखने का है, मेमोरेबल फैक्ट है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं यार एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बिहार पॉलिटेक्निक और एपी पॉलिटेक्निक वाले के लिए VBI टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन हर एक ईयर पूछा है, 2018 में भी क्वेश्चन पूछा था कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर केल्विन में कितनी डिग्री पे होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों वो 0 पे होती है, ठीक है, 0 पे होती है। और डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस में मेरे प्यारे बच्चों माइनस में होती है, और केल्विन में देखो 0 केल्विन लिखते हैं। तो इसे याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हीट और टेम्परेचर का ये दो तुलना है, इसे पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई इसमें चेंजमेंट नहीं है, सारा पॉइंट्स में ऊपर में मैं आपको समझा दिया हूं हीट और टेम्परेचर के बारे में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेमोरेबल फैक्ट के बारे में कुछ बात करते हैं। देखो स्क्रीन पे देखो, सभी लोग स्क्रीन पे देखना, देखो स्क्रीन पे देखना सभी लोग। पहला पॉइंट है, उष्मा अवशोषित करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। सबसे पहले मैं कल का क्लासेज में ये चीज को मैं आपको समझाया था ना, उष्मा अवशोषित करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा और टेम्परेचर में वृद्धि होती है, दो चीज में, गतिज ऊर्जा और
टेम्परेचर में, ताप में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उष्मा और कार्य दोनों का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, ये भी मैं आपको समझाया हूं। उष्मा गतिज ऊर्जा जिसे यांत्रिक ऊर्जा की कीमत पर उत्पन्न होती है, ये भी मैं आपको समझाया हूं। तरल पदार्थ के केवल आयतन प्रसार होगा, बिल्कुल सही बात है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से। आयतन प्रसार गुणांक जिसे हम लोग गामा से लिखाते हैं। ये 2 गुने रेखीय प्रसार गुणांक होता है और ये 3 गुने रेखीय प्रसार गुणांक होता है, ये याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताया, और ये इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं यार। देखो ऊपर, ऊपर देखो, ऊपर देख के मैं बताना चाहता हूँ। आपको लग रहा होगा कि सर ये सब पॉइंट्स डील नहीं किए, ये सब सारा पॉइंट्स ऊपर में डील कर दिया गया है। सारा पॉइंट्स आपको ऊपर में समझाया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, अपने स्क्रीन पे देखेंगे। देख लो मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे देख लो, यही चीज तो मैं बोल रहा था, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा और गामा इक्वल टू 3 अल्फा, यही चीज तो मैं अभी आपको बोल रहा था। तो ये सारा चीज आपको करवाया हुआ है। लास्ट में जो समरी होता है ना, चैप्टर का समरी, और जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला का लिस्ट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का लिस्ट, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, वो चीज को पढ़ कर आना है, वो चीज आपको रिवीजन करना है। तो क्या करना कि वो फॉर्मूला वाला लिस्ट जो चैप्टर स्टार्ट करोगे ना थ्योरी बनाने के लिए, तो वहां पे सबसे पहले ऊपर में वही फॉर्मूला वाला लिस्ट को लिख देना। ठीक है, वो एक पेज में अलग से उसको लिख देना मेरे प्यारे बच्चों। वो क्या होगा कि वो ऐसा करने से क्या होगा कि लास्ट टाइम जब आप लोग प्रिपरेशन करोगे ना, तो वो सूत्र को पढ़कर आसानी से जा सकते हो एग्जाम देने। देखो, रेखीय प्रसार गुणांक ठोस ताप के प्रति डिग्री परिवर्तन के कारण ठोस की लंबाई में भिन्नता हुई, ये सब ऊपर में बताया था। किसी वस्तु की प्रदान की गई उष्मा की परिमाण उष्मा बिल्कुल, ये सब सारा कुछ बताया हुआ है, ये सारा पॉइंट्स पढ़ लेना। सारा पॉइंट्स आपको बताओ मेरे प्यारे बच्चों। जिस ताप पर द्रव पदार्थ उष्मा खोकर जमता है, इस द्रव का हिमांक अरे हिमांक, ये सब सारा पॉइंट्स बताया हुआ है ऊपर में। ठीक है, ऊपर वाला ही जो सारांश होती है ना, वो सारांश के रूप में मैं नीचे सारा पॉइंट्स लिख दिया हूं, एक बार आप लोग पढ़ लो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार ये सब पढ़ लो। देखो, दाब बढ़ाने पर दाब का क्वथनांक बढ़ता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर भी ऐसे लगा देते हैं। और तो ये सब तुम पढ़ ही लोगे खुद से। हाँ, ये वाला फॉर्मूला वीवी है, ये याद करना, C/100 - 32। और ये वाला भी जब केल्विन में है, डिग्री सेल्सियस का केल्विन में करने के लिए 273 ऐड करते हैं, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्मामीटर में पारा, बेंजीन जैसे पदार्थ अधिक अधिक उपयोग होती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो थर्मामीटर होता है उसमें क्या होता है, पारा डाला हुआ होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, वो मैं ऊपर बताया था। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस जाने पर डेंसिटी बढ़ता है, और 4 डिग्री सेल्सियस से फर्दर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाओगे तो डेंसिटी घटता है। ठीक है, इस टाइप से मैं ऊपर में आपको बताया था। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अब जो आता है, देखो ये सारा सूत्र ऊपर में बताया हुआ है, एक भी सूत्र नहीं छोड़े हैं, सारा सूत्र बताया हुआ है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, ये सारा सूत्र मैं फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूँ, ताकि गलत ना करना। गलत नहीं चाहते हैं, कल का एग्जाम में यही सूत्र सबसे ज्यादा कल का जो हम लोग क्वेश्चन करवाएंगे, वहां पे यही सूत्र सबसे ज्यादा कामयाब होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसे जूम कर देते हैं ना, देखो स्क्रीन पे देखना। पहला सूत्र जो है, ऊष्मा की मात्रा द्रव्यमान गुने स्पेसिफिक हीट इंटू तापांतर, तापांतर यानी चेंज इन टेम्परेचर। तो वही है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा टी। ये MS डेल्टा टी या C हम बोले थे, स्पेसिफिक हीट S से भी रिप्रेजेंट करते हैं और C से भी सूचित करते हैं। ठीक है, ये लिखने का तरीका है, ये दोनों सूत्र। और ये भी मैं बताया था, ऊष्मा जो होता है वो M इंटू L होता है, लैटेंट हीट, मैं बोला था ना, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना। उसके बाद लंबाई वाला ये फॉर्मूला आया था, L2 इक्वल टू L1 प्लस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये भी मैं बोला था, याद करवाया था। रेखीय प्रसार गुणांक वाला, आयतन वाला मैं बोला था कि V1, ये सब सारा ऊपर में आपको बताया हुआ है। रेखीय प्रसार गुणांक जिसे हम लोग बीटा से लिखते हैं, ठीक है, डेल्टा L बाई डेल्टा टी, यही तो हुआ ना जी, L1 बाई L2 बाई A इंटू T1 बाई T2, ये सारा कुछ आपको बताया गया है। ठीक है, ऐसे था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, एक ये इसको ऐसे याद रखना है, ये सूत्र ऐसे कर लो, L2 माइनस L1 भाई L1 गुने T2 माइनस T1। सिंपल सी बात है यार, L1 जो पहले वाला लंबाई था, प्रारंभिक लंबाई था, वो हम लोग लिखते हैं, हाँ एक क्या दे दिया है। ठीक है, ये सूत्र याद रखना, ये ज्यादा अच्छा है। उसी तरीका से क्षेत्रफल में वृद्धि की मैं बात करूं, ये सूत्र ऐसे ही याद रखना है। इसको आपको कैसे याद रखना है, A2 माइनस A1
बाई A1 गुने T2 माइनस T1, ऐसे ही याद रखना। ये यहाँ पे क्या दे दिया, ये अलग है, ये सब अलग है, इसे मत याद रखना। जो हम लोग पढ़े हैं वही चीज आपको याद रखना है, सिंपल सी बात है। मेरे कहने का मतलब ये है B2 माइनस B1 बाई V1 इंटू T2 माइनस T1, ठीक है। ये सब सूत्र याद मत रखना। हाँ देखो 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 देखो, फिर यहाँ मिस्टेक हो रहा है। रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। यार ये तो पूरा गलत दे रखा है यार यहाँ पे। हाँ देखना क्या गलत दे रखा है, रेखीय प्रसार गुणांक है उसे हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये अल्फा का मान दिया हुआ है। और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जो है इसे हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और आयतन प्रसार गुणांक जो है वो गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है, यहाँ पे अल्फा होना चाहिए रेखीय प्रसार गुणांक में, ये चीज आपको बताया हुआ है। अल्फा बीटा गामा का जो रेशियो होता है मेरे प्यारे बच्चों 1:2:3 होता है, ठीक है, 1:2:3 होता है। ठीक है, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर यही रेशियो आपसे पूछ दे गामा इंटू बीटा इंटू अल्फा, अब रेशियो क्या हो जाएगा, तो अब रेशियो हो जाएगा 3:2:1। ये सब तो मैथमेटिक्स से आप लोग समझ लेना, ठीक है। आपको रेशियो ऐसे ही याद रखना, अल्फा का मान 1, बीटा का मान 2 और गामा का मान 3। ये क्वेश्चन पूछेगा, इसे VBI लगा लेना। और बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा और गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा कहने का मतलब आयतन प्रसार गुणांक जो होता है, देखो अगर आपके पास ये क्वेश्चन से कैसे बनेगा, आपके पास किसी भी पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक दे रखा है, मेरा क्वेश्चन समझना, रेखीय प्रसार गुणांक आपको कितना दे रखा है 6, तो आपसे पूछेगा उस पदार्थ का आयतन प्रसार गुणांक क्या होगा, तो सर रेखीय प्रसार गुणांक 6 दे रखा है और आयतन प्रसार गुणांक होता है 3 गुना रेखीय प्रसार गुणांक, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, तो 36 18 उसका हो जाएगा। उसी तरीका से मेरे प्यारे बच्चों बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा याद आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं, तापक्रम, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सब कन्वर्जन है। डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस आपको दे रखा है, उसको फ़ारेनहाइट करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करके भी आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 × 8 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, आप ये फॉर्मूला यूज करके आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट। तो भाई इस यही फॉर्मूला याद रखते हैं ना, ये तापक्रम फ़ारेनहाइट से, चाहे ये याद रखिए चाहे ये याद रखिए, दोनों में से आपको जो याद रखना है आप उसे याद रख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। र्यूमर स्केल वाला आप याद रखना चाहते हैं तो याद ना रखें, ये आप पे निर्भर है, लेकिन सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये आपको मैं बताया था रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अपेक्षिक आर्द्रता, वास्तविक जल वाष्प की मात्रा में परम आर्द्रता इंटू 100%, ये याद रख सकते हैं। उष्मा का ऐसा यूनिट की बात करें तो जूल होता है, विशिष्ट उष्मा का ऐसा यूनिट याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो है ये। गुप्त उष्मा का भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सब याद रखना। उष्मा धरीता का भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्द्रता याद रखना चाहते हो रख सकते हो, फ़ारेनहाइट, तापक्रम, ये सब आप याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो। आयतन प्रसार गुणांक, ये तीनों याद रखना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो कहने का मतलब जो जो मैं VBI लगवाया हूँ वो चीज आपको याद रखना ही रखना है। आज बस आपको थ्योरी क्या करना है, देखो आपका होमवर्क क्या है, मैं फिर से बोलता हूँ, अब अपना जो हीट है वो हीट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। मैं बोल रहा हूँ फिजिक्स में मात्र 1 से 2 चैप्टर अब बचा हुआ है, फिजिक्स में लगभग हम लोग सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया ऑलमोस्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों देखना आपका होमवर्क क्या है, और होमवर्क करके ही कल आना है यार क्लास में, तभी मजा आएगा, ठीक है। हीट का सारा थ्योरी एक बार पढ़ना है, हीट का फुल थ्योरी पढ़ना है। फुल थ्योरी पढ़ के जो फॉर्मूला मैं बताया, फॉर्मूला का जो लिस्ट लास्ट में दिया है वो फॉर्मूला को याद करें, फॉर्मूला को याद करें। याद करके जब कल आइएगा तो कल आपको क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है, उसके बाद तो क्वेश्चन इजीली बनेगा यार, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग मिलते हैं कल क्वेश्चन के साथ, ठीक है। कल सिर्फ क्वेश्चन होगा और एक से एक क्वेश्चन, एक से एक न्यूमेरिकल होगा, ठीक है ना, एकदम ढंग का न्यूमेरिकल, जो एकदम प्रोबेबिलिटी है कि वो कल का एग्जाम में जो नेक्स्ट जो आपके एग्जाम है वो पॉलिटेक्निक वाला एग्जाम, डिप्लोमा का एग्जाम, उस एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन टकराए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो और मैं एक चीज आपको और बोलना चाहता हूँ, इतना थ्योरी करने के बाद आप यूपी पॉलिटेक्निक का प्रिपरेशन कर रहे हो, बिहार पॉलिटेक्निक का प्रिपरेशन कर रहे हो, झारखंड का कर रहे हो, या फिर इंडिया का किसी भी पॉलिटेक्निक का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।
मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आएगा तो आप मुझे बताना है, मैं आपको दिखा दूंगा कि देखो यार ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं कल क्वेश्चन के साथ। अपना प्रिपरेशन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद। हाँ, और जो पेड ग्रुप लेना चाहते हैं वो 8084, नहीं ये नंबर नहीं, 8084 नहीं है, हाँ 8544, 8544 61 53 52, ये नंबर पे कॉल करके आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी पेड कोर्स का नंबर दिया हुआ है, आप वहां से भी कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और ये पीडीएफ दे दिया जाएगा आपको, जो पेड वाले बच्चे उनको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।